बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बीएसएन सेकंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 3 एनाटॉमी फिजियोलॉजी विच इज़ नर्वस सिस्टम उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो यूनिट है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंसेप्चुअल लिहाज से भी और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मेजॉरिटी एमसीक्यूज जो होते हैं आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी 2 के वो इसी यूनिट से आते हैं। ये आपका लेंथी यूनिट भी है और आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। सो हम इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे? हम इसके मेरा जो ख़्याल होगा वो तकरीबन 4-5 लेक्चर हम इस पे बनाएँगे पार्ट के हिसाब से, और हम स्लाइड्स के साथ-साथ नहीं जाएँगे। जिस तरह देखिए हर बंदे का एक अपना तरीक़ाकार होता है। जिस बंदे ने ये स्लाइड्स बनाई हैं उसका एक अपना तरीक़ाकार है, उसने एक अपने सीक्वेंस से लेकर चला है। मैं एक अपने सीक्वेंस से लेकर चलूँगा। जिस तरह आज का जो हमारा यूनिट होगा उसमें हम नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, हम न्यूरॉन को पढ़ेंगे, न्यूरॉन की टाइप्स को पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्टिव्स होंगे। लेकिन जो 5 हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो उसके एट द एंड आपको पूरे का पूरा स्लाइड्स आपकी क्लियर हो जाएँगी। सो जिस तरह अगर आपकी स्लाइड्स के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपकी स्लाइड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है वो न्यूरॉन को नॉन एक्साइटरी सेल्स के बाद एक्सप्लेन किया है, तो मैं न्यूरॉन को नॉन एक्साइटरी सेल्स से पहले एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको क्लियर ना हो, अगर न्यूरॉन की फिज़ियोलॉजी, स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी अगर आपको क्लियर ना हो, नर्वस सिस्टम का कांसेप्ट आपको क्लियर ना हो, तो आप आगे नहीं चल सकते। सो मैं ये समझता हूँ कि हम पहले स्टेप पे न्यूरॉन को कवर करें, फिर नॉन एक्साइटरी सेल्स को कवर करें, फिर वेंट्रिकल्स को कवर करें, फिर वेंट्रिकल से पहले ब्रेन को कवर करेंगे, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कवर करेंगे, फिर हम मेनिंजेस को कवर करेंगे, फिर हम वेंट्रिकल्स को कवर करेंगे, फिर हम सीएसएफ को कवर करेंगे। सो यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो इसके लेंथी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? जिस तरह अगर आप अपनी स्लाइड्स खोलें तो उसमें आपका नर्वस सिस्टम है, उसको डिफाइन करना है। नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन क्या-क्या है, कौन-कौन से ऑर्गन मिलकर इसको बनाते हैं, उसको हमने पढ़ना है। नर्व और नर्व की टाइप्स जो हैं उनको हमें डिफाइन करना है। बहरहाल ये आगे हम जाकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जितने भी आपके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हम इसी व्हाइट बोर्ड पे क्लियर करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट समझेंगे, न्यूरॉन के बारे में समझेंगे और न्यूरॉन की जितनी भी टाइप्स हैं उसके बारे में समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? देखें, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। देखिए बेसिकली कोऑर्डिनेशन होती क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब हमें किसी से बात करनी होती है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपका कॉलेज है, आपका कॉलेज, आपकी जो क्लास है, आपका जो सेमेस्टर है, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए उसका एक कोऑर्डिनेटर होता है। किस लिए होता है? कोऑर्डिनेट करने के लिए। यानी आपकी क्लास का एक कोऑर्डिनेटर होगा। आप स्टूडेंट्स को जो मसले होंगे, आप अपने कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करोगे। आपका कोऑर्डिनेटर अपनी सुपीरियर अथॉरिटीज़ के साथ उसको डिस्कस करेगा। आपकी जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होगी आप तक, वो आपके कोऑर्डिनेटर को बताएँगे, आपका कोऑर्डिनेटर आप तक वो पहुँचाएगा। सो कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है 2 चीज़ों के दरमियान राब्ता करवाना। दिस इज़ कोऑर्डिनेशन। आपकी बॉडी के अंदर 2 सिस्टम ऐसे हैं जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। एक उसमें सिस्टम है नर्वस सिस्टम, दूसरा उसके अंदर सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि आपके ब्रेन को आपकी बॉडी के साथ अगर बात करनी है, कोई मैसेज पहुंचाना है, कोई रिएक्शन शो करवाना है, तो नर्वस सिस्टम के थ्रू आपका ब्रेन आपकी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है? दूसरा, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है? थाइमस ग्लैंड है, ब्रेन के अंदर पेरिनियल ग्लैंड है, ठीक है? और सब बहुत सारे ग्लैंड्स, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये ग्लैंड्स हार्मोन्स की रिलीज़ करते हैं और इन ग्लैंड्स का डायरेक्ट, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि ये एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड का डायरेक्ट एक डक्ट होती है और ये डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर ओपन होती है, ठीक है? अब यहाँ से ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड के थ्रू वो अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा और वहां से जो मैसेज इस ग्लैंड ने, इस हार्मोन ने उस ऑर्गन को, उस सेल को देना होगा,
वो हार्मोन के थ्रू वहाँ पर जाएगा और इस तरह इन दोनों की कोऑर्डिनेशन होगी। लेकिन इसको हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे क्योंकि आपका जो नेक्स्ट यूनिट है वो एंडोक्राइन सिस्टम पे है। सो आज का जो हमारा यूनिट है वो नर्वस सिस्टम के बारे में है, तो हम नर्वस सिस्टम को देखते हैं। नर्वस सिस्टम स्टूडेंट्स आपका जो भी ब्रेन है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वर्टिब्रा के अंदर, दिस इज योर नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को देखते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम आपकी न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स जो होते हैं इन पे कनेक्ट होता है, मुश्तमिल होता है, जो आपके ब्रेन की इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी तक पहुंचाता है, आपकी बॉडी की इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नर्व की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, एक होती है मोटर न्यूरॉन, एक होती है इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब है कि आपके बॉडी पे कोई सेंसेशन होती है, कोई ट्रॉमा होता है, कोई स्टिमुलस होता है, इंटरनल स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, वो आपकी नर्व रिसीव करती है। नर्व नर्व क्या होता है, नर्व के अंदर ये न्यूरॉन होती है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम समझेंगे। ये न्यूरॉन क्या करती है, पूरी बॉडी के अंदर आपकी बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स आपकी मसल से, आपकी बॉडी से, आपकी स्किन से एक मैसेज को डिटेक्ट करेंगी। कोई स्टिमुलस आया उसको कन्वर्ट करेंगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, जो मैंने आपको पेन प्रोसेस के अंदर F1 के अंदर समझाया था। वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो उस न्यूरॉन के अंदर आ गई। न्यूरॉन के अंदर आते 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 वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आएगी। स्पाइनल कॉर्ड से सीधा वो ब्रेन तक जाएगी। अब ये जो रूट जिस नर्व ने तय किया है, जितनी भी न्यूरॉन्स इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं, उनको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन्स होती हैं, होती सारी न्यूरॉन्स ही हैं, लेकिन उनकी कैटेगराइज हमने की हुई है, क्लासिफिकेशन की हुई है। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो उस मैसेज को, स्टिमुलस को, उस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को परसीव करेंगी, डिटेक्ट करेंगी कि क्या स्टिमुलस आया है। उन न्यूरॉन्स को हम इंटर न्यूरॉन्स कहेंगे। फिर फिर ब्रेन से एक सिग्नल वापस उस नर्व की तरफ जाएगा। उस जहां से स्टिमुलस आया है, जहां जिस ऑर्गन से, हाथ से आया है, स्किन से आया है, मसल से आया है, जहीं से भी आया है, वहां पर वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स भेजेगा आपका ब्रेन। अब ब्रेन से दोबारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व, नर्व के थ्रू वापस आपकी उस जगह पे जहां से स्टिमुलस आया है। अब जो डिसेंडिंग पैथवे कवर हुआ है उसको हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन्स। सो सेंसरी न्यूरॉन्स जो आपकी बॉडी से, जो बॉडी से लेकर ब्रेन तक लेकर जाती हैं, उनको हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहेंगे। जो आपके ब्रेन के अंदर डिटेक्ट करती हैं सिग्नल को, उनको हम इंटर न्यूरॉन्स कहेंगे। जो आपके ब्रेन से लेकर सिग्नल वापस आपकी बॉडी तक तरफ लेकर आते हैं, उनको हम मोटर न्यूरॉन्स कहेंगे। ये खैर आगे भी क्लासिफिकेशन है, हम वो भी हमारे इस लेक्चर का पार्ट है, उसको हम वहां भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अच्छा, नर्वस सिस्टम नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइबर दैट ट्रांसमिट नर्व इंपल्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर सिग्नल की ट्रांसडक्शन होती है। सिग्नल क्या होता है, जो भी स्टिमुलस आया उसको उसने इलेक्ट्रिकल इंपल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और वो फिर आपकी ब्रेन तक जाता है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स जो नर्वस सिस्टम होता है इसकी डिवीजन को हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम की फर्दर डिवीजन क्या है। एक उसकी डिवीजन है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब भी आएगा तो उसके अंदर आपकी दो चीजें आएंगी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ये दो चीजें आपकी, ये दो ऑर्गन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। फिर इन ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, स्पाइन से स्पाइनल नर्व निकलती हैं और वो बॉडी के अंदर जाती हैं। उन नर्व, उस नर्वस सिस्टम को हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, बस यहां तक जितना भी सिस्टम है ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इससे आगे जितनी भी नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल नर्व निकलती हैं, क्रेनियल नर्व निकलती हैं, वो पूरी आपकी बॉडी की तरफ जाती हैं, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। ब्रेन के अंदर मजीद पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आपका फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, पोन्स हैं,
बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। अब हर स्ट्रक्चर के अंदर कॉर्टेक्स है, ब्रेन के अंदर सेंसरी कॉर्टेक्स है, मोटर कॉर्टेक्स है, बहुत सारे कॉर्टेक्स हैं। अब वो कॉर्टेक्स अपना अपना फंक्शन काम करते हैं। वो हम कब पढ़ेंगे? जब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। जब ब्रेन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो हम एक एक कॉर्टेक्स को पढ़ेंगे कि एक कॉर्टेक्स का क्या काम है, दूसरे कॉर्टेक्स का क्या काम है। अच्छा, तो ये ब्रेन का पार्ट होगा। फिर स्पाइन के अंदर जो नर्व निकलती है, स्पाइनल नर्व। अच्छा, ब्रेन की स्पाइनल क्रेनियल नर्व निकलती है 12 पेयर में, यानी कि 12 निकलेंगी लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम से, 12 नर्व निकलेंगी राइट हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम से। ये वाली जो राइट साइड वाली होंगी, ये क्रॉस करके जाएंगी आपकी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी की तरफ। और ये जो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम की जो नर्व होंगी, वो क्रिस क्रॉस करके जाएंगी राइट साइड ऑफ द बॉडी को। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर आपको यहां पे इंजरी होती है राइट साइड पे, तो उसके सिग्नल कहां पे जाएंगे? लेफ्ट साइड पे। अगर आपको राइट साइड पे इंजरी होती है या राइट साइड पे कोई मैसेज पहुंचाना है, लेफ्ट साइड पे, सॉरी, राइट का हमने पढ़ लिया, लेफ्ट का पढ़ रहे हैं। लेफ्ट पे कोई इंजरी या लेफ्ट पे कोई स्टिमुलस है, तो उसका सिग्नल कहां पे जाएगा? राइट साइड पे। इसी तरह जब हम कहते हैं किसी बंदे को सीवीए हुआ है या स्ट्रोक हो गया है, ठीक है, हिमोरेजिक स्ट्रोक है, इस्केमिक स्ट्रोक है, उसके अंदर अगर मिसाल के तौर पे किसी बंदे का राइट साइड, राइट हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम इन्वॉल्व हुई है, तो उसका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। अगर उसका लेफ्ट साइड ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम इन्वॉल्व हुई है, तो उसकी राइट साइड पैरालाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्रिस क्रॉस में है। इसकी जो नर्व है वो राइट साइड पे जाती है, लेफ्ट राइट वाली जो नर्व है वो लेफ्ट साइड पे जाती है। इसी तरह हमारे पास ये स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा से, मिसाल के तौर पे ये वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा से स्पाइनल नर्व निकलती हैं। ये स्पाइनल नर्व निकली, ये निकली, ये निकली। 36 स्पाइनल नर्व निकलती हैं, ठीक है। थोरैसिक सर्वाइकल नर्व हैं, थोरैसिक नर्व्स हैं, लंबर नर्व्स हैं, सैक्रल कॉक्सिक नर्व हैं, ठीक है, ये नीचे शाटिका बनाती हैं। तो ये सारी हमारे पास स्पाइनल नर्व्स हैं। अच्छा, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, यहां तक स्ट्रक्चर सीएनएस के अंदर आ गया। ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं, स्पाइन से जो नर्व निकलती हैं, आपकी बॉडी की तरफ जाती हैं, उसको हम पीएनएस कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मजीद डिवीजन है। जो ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसकी मजीद डिवीजन है। एक है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है स्टूडेंट्स, वो सिस्टम जो हमारी बॉडी, हमारे कंट्रोल में हो, उसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मिसाल के तौर पे हम चलते हैं, हम बोलते हैं, हम जो है वो अपनी आई को कंट्रैक्ट, प्यूपल्स, ये जो हमारे क्या कहते हैं इनको, जो हमारे आईलिड्स हैं, इनको हम जो है बंद करते हैं, खोलते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। हम चलते हैं, बात करते हैं किसी को, अपने हाथ को उठाते हैं, खाना खाते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है सारी चीज़ें। तो इसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। दूसरा है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने खुराक खाई, अपनी मर्जी से खाई, जब वो स्टोमिक में चली गई, क्या आप उसकी डाइजेशन से उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। आपकी हार्ट बीट, आपका हार्ट पंप कर रहा है, क्या आप अपने हार्ट को पंप करने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो दिस इज इनवॉलेंट्री। ये हमारे पास इनवॉलेंट्री है और ये हमारे पास वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में हो, और इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मजीद 2 डिवीजन है। एक है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट का मतलब होता है जब हमारे पास कोई भी हमें इमरजेंसी सिचुएशन आती है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। मिसाल के तौर पे
आप बाहर जा रहे हो, आपके पीछे एक कुत्ता लग जाता है, तो आप क्या करते हो? ऑटोमेटिक भागना शुरू कर देते हो। या मिसाल के तौर पे आप खड़े हो, आपका किसी बंदे के साथ झगड़ा होता है, तो जब झगड़ा होता है तो आप लड़ाई में उसको ऐसे उठाकर पलट देते हो, लेकिन बाद में जब आप रिलैक्स कंडीशन में हो तो आप उसको उठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इमरजेंसी सिचुएशन में ये एक्टिवेट होता है। ठीक है? या आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपको कोई कहता है वेट लिफ्टिंग का, आप नॉर्मली क्या करते हो? आप नॉर्मली मिसाल के तौर पे आपने 20 केजी का वजन उठाया, 25 केजी का उठाया, 30 केजी आप नहीं उठा सकते। लेकिन जब आपका कहीं पे मुकाबला हो जाता है तो आप 30 या 35 केजी भी उठा लेते हो। क्यों? उस वक्त आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं। कॉर्टिसोल का रिलीज होता है। तो दिस इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपका फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स है, यानी या तो आपने कुत्ते से लड़ना है या भागना है। तो ये फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम है। दूसरा हमारे पास होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मतलब होता है जब आप बिल्कुल लेटे हुए हो और आपकी लेटे हुई हालत में आपकी डाइजेशन हो रही है। सिंपली मतलब आप बैठे हुए हो, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है, आपकी रिस्पायरेशन नॉर्मल है, आपका बीपी नॉर्मल है। दिस इज योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा जो बॉडी का रिस्पांस होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है? तो ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिविजन्स हैं। सबसे पहले सीएनएस है, सीएनएस के बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो डिविजन्स हैं, एक ऑटोनॉमिक है, एक सोमैटिक है। सोमैटिक जो हमारे कंट्रोल में है, ऑटोनॉमिक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनॉमिक की फर्दर दो डिविजन्स हैं, एक हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है, एक सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशंस हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप लेटे हुए हो, आपकी डाइजेशन हो रही है, क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं है कंट्रोल में। इसी तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, आपके सामने एक अचानक इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आप एकदम से हाइपर हो जाते हो, क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं है कंट्रोल में। तो ये सारी जितनी भी ऑटोनॉमिक की दो डिविजन्स हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं होती। अच्छा, अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं न्यूरॉन की तरफ। देखिए, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी जो स्लाइड है उसके अंदर भी दो किस्म के सेल बताए गए हैं। एक सेल होते हैं एक्साइटरी सेल, एक होते हैं नॉन एक्साइटरी। एक्साइटेबल या एक्साइटरी सेल्स का मतलब होता है आपके नर्वस सिस्टम के अंदर वो सेल्स जो कि करंट को, इम्पल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, वो हमारे पास होते हैं एक्साइटेबल या एक्साइटरी सेल्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन है। आपके नर्वस सिस्टम में एक ही एक्साइटरी सेल है जो कि न्यूरॉन है। अब आपकी स्लाइड में इस न्यूरॉन को आगे डिस्कस किया गया है, नॉन एक्साइटरी सेल्स को पहले डिस्कस किया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पहले हम एक्साइटरी सेल को पढ़े, फिर हम नॉन एक्साइटरी को जाएं, क्योंकि ये आपका मेन सेल है। तो जो नॉन एक्साइटरी सेल्स हैं जिसमें आपके एस्ट्रोसाइट्स वगैरह, डेंड्रोसाइट्स वगैरह सारे आ जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये जो एक्साइटरी सेल्स हैं इनको हम कैसे दूसरों से डिफरेंशिएट करते हैं कि ये इंपल्स प्रोड्यूस करता है, और जो नॉन एक्साइटरी सेल्स हैं वो इंपल्स प्रोड्यूस नहीं करते, वो जस्ट बॉडी को, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? हर सेल का अपना अपना काम है और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उनको। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी पार्ट्स का बता देता हूं। तीन पार्ट्स हमारे पास इसके होते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं बॉडी, यानी कि ये न्यूरॉन की बॉडी है। ठीक है? ये एक पूरी न्यूरॉन है, इस पूरी न्यूरॉन का ये एक पार्ट है बॉडी। दूसरा इसका पार्ट है यहां से लेकर यहां तक एक्सॉन। ठीक है? बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। तीसरा हमारे पास जो पार्ट होता है ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ये एक्सॉन ही का पार्ट है। ये बॉडी है, न्यूक्लियस इस बॉडी के अंदर आती है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो बाहर निकली हुई है, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट इज अ थर्ड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये एक नर्व है, ये दूसरी नर्व है। ये नर्व आपस में कैसे जुड़ी हुई होती हैं? मिसाल के तौर पे ये इस न्यूरॉन का बॉडी है, हेड है, इसके बाहर डेंड्राइट्स लगी हुई हैं, ये इसकी एक्सॉन है, ये उसका टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल।
इसी तरह सेम लाइक दैट दूसरी नर्व है जिसका ये एक्सॉन है, ये उसकी बॉडी है, ये उसके डेंड्राइट्स हैं, ये उसका एक्सॉन टर्मिनल्स है। अब इसके जो बॉडी है, इसकी जो डेंड्राइट्स हैं, ये लिंक करेंगी इस वाले की टर्मिनल के साथ। समझ रहे हैं? यानी कि ये जो, अब देखो ये कैप जो है, ये उसकी बॉडी है या इसके डेंड्राइट्स हैं। ये जो पीछे इसकी जो पिछली कैप है, ये इसकी एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। तो एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन के साथ डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल के साथ लिंक करेंगे। इस तरह ये जंक्शन बनाते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट न्यूरॉन आएगी, वो इस तरह इसके साथ कनेक्ट होगी, फिर उससे नेक्स्ट न्यूरॉन आएगी, वो इस तरह कनेक्ट होगी। यानी कि ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, ये पिछली न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ कनेक्ट होगा। इसके ये जो डेंड्राइट्स हैं, इसकी अगली न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल के साथ ये कनेक्ट होगा। तो इसके जो सिग्नल होंगे वो इसकी तरफ कैरी होंगे, इसके सिग्नल इसके अंदर कैरी होंगे, और इसी तरह ये सिग्नल ऊपर ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट होते हैं। क्लियर है? अच्छा, पार्ट्स देखते हैं इसके। सबसे पहले हम डेंड्राइट्स समझ गए आप, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट्स, ये हमने लिखी हुई है। यहां पे ये जो आप देखते हो, ये जो बॉडी आप देख रहे हो, पहले तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है न्यूक्लियस। हर सेल का एक न्यूक्लियस होता है ना, तो इस सेल का जो न्यूक्लियस है वो ये है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो, अब हर सेल का एक साइटोप्लाज्म भी होता है, तो ये वाला जो रीजन देख रहे हो, ये जिसको मैंने सर्कल किया है, ये सारा रीजन नेरोप्लाज्म हम इसको कहते हैं। नेरोप्लाज्म का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म ऑफ द बॉडी ऑफ न्यूरॉन। क्लियर है? नेक्स्ट, ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये जहां पे एक हिल सी बनी हुई है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिल लॉक। अच्छा, यहां पे कंफ्यूज आपने नहीं होना, ये जो एक्सॉन हिल लॉक है, ये पार्ट बॉडी का है, न्यूरॉन की जो बॉडी पार्ट है ना, ये पार्ट उसका है, लेकिन हमने इसको नाम दिया हुआ है एक्सॉन के नाम से, एक्सॉन हिल लॉक। एक्सॉन हिल लॉक हमने इसको नाम तब दिया है क्योंकि ये एक्सॉन जा रही है, तो एक्सॉन की तरफ से ये एक इसका हिल लॉक बन रहा है, तो इस वजह से हमने इसको नाम दिया है एक्सॉन हिल लॉक का, वगरना ये पार्ट बॉडी का है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट, ये सारी एक्सॉन है, ये सारी एक्सॉन की शाफ्ट आप देख रहे हैं, और ये एक्सॉन टर्मिनल्स है। तीन पार्ट हमारे क्लियर हो गए इसके। अब इसमें ये जो हिल लॉक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूरोप्लाज्म हो गया, डेंड्राइट्स हो गए, पीछे चलें तो ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर में, इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। पेन प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि हर न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट लगी होती है। दो टाइप्स उसकी होती है, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं, एक नॉन माइलिनेटेड होती हैं। माइलिनेटेड का मतलब होता है वो न्यूरॉन जिनके अंदर, जिनके ऊपर, जिनकी एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट लगी हो, उसको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। एक होती है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जिस न्यूरॉन के ऊपर, जिसकी एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट ना हो, उसको हम अनमाइलिनेटेड कहते हैं। ये न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू माइलिन शीट, ठीक है। तो ये माइलिन शीट लगी हुई है। अब माइलिन शीट स्टूडेंट बनती कैसे है? माइलिन शीट आपकी बॉडी के अंदर इसी एक्सॉन के ऊपर सेल होते हैं। एक सेल होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का मतलब ये होता है कि वो सेल जो आपके ब्रेन की न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि अगर हम सीएनएस की बात करते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है, वहां पे जितनी भी न्यूरॉन्स हैं उसकी माइलिन शीट बनाएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। जितनी भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर जितनी न्यूरॉन्स हैं उनकी माइलिन शीट बनाएगा सिचुआन सेल। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेन के अंदर, सीएनएस के अंदर जो माइलिन शीट बनाते हैं उनका नाम होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं उनकी माइलिन शीट बनाते हैं सिचुआन सेल। क्लियर है? अब ये बनाते कैसे हैं? यही जो सेल होते हैं ना, ये न्यूरॉन के ऊपर ऐसे रोटेट करते हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। जैसे ही आप देख रहे हो, ये इस तरह एक दूसरे के ऊपर रोटेट करते हैं। तो जितनी ज्यादा रोटेट करेंगी इतनी हाईली माइलिनेटेड न्यूरॉन होगी।
जितनी कम मतलब इसके जितने कम फिगर होंगे, जितने कम इसकी सर्कुलेशन होगी, उतना लो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगी। इसी के साथ मैं आपको एक डिजीज बताता हूं। एक डिजीज होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। खैर आपका वो नहीं है, लेकिन मैं आपको जर्नली बता रहा हूं। उस मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर आपकी यही माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका ये जो इम्यून सिस्टम है ये मिस्टेकनली अटैक कर देता है इसी माइलिन शीट पे। ये जो माइलिन शीट होती है, जब ये डैमेज हो जाए तो इसके अंदर जो नर्व की इंपल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आगे कैरी आउट होनी है, वो स्लो हो जाती है। वो जब स्लो होती है तो आपकी मसल्स के अंदर इंपल्सेस स्लो जाएंगी, सेंसरी पल्सेस भी लो आएंगी और मोटर इंपल्सेस भी लो जाएंगी। तो आपकी बॉडी के अंदर पैरालाइटिक सिम्टम्स आते हैं। फिर सिवियर कंडीशंस में ये आपकी रिस्पायरेटरी मसल्स के अंदर पैरालाइटिक सिम्टम्स आते हैं। तो वो फिर कंडीशन, उसको हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स, ये जो आप बीच में गैप देख रहे हो, ये माइलिन शीट, इस माइलिन शीट के दरमियान ये जो गैप है, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवीर। डिस्टेंस की बात करूं, अभी ये मेम्ब्रेन, ये एक्सोन लेमा, इसको मैं बाद में बता रहा हूं। ये जो बीच में आप डिस्टेंस देख रहे हो, जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। नोड ऑफ रणवीर, इसका फंक्शन क्या होता है मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा, ये जो आप देख रहे हो एक्सॉन, एक्सॉन की जो शाफ्ट है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। इसके दरमियान ये जो हॉलो स्पेस देख रहे हो, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, और उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है। ये वाला जो बॉडी वाला साइटोप्लाज्म था, इसको हमने कहा है न्यूरोप्लाज्म। ये जो एक्सॉन वाला जो रीजन है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्लियर है? यहां तक हमारे कवर होगी। नेक्स्ट जो एक्सॉन ही का पार्ट है, ये एक्सॉन का पार्ट है और इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। इसके अंदर वेजिकल्स होते हैं। ये वेजिकल्स आप देख रहे हो, ठीक है, ये ब्लू कलर में जितने भी हैं, इनको हम कहते हैं वेजिकल्स। वेजिकल्स का मतलब होता है एक पाउच टाइप होते हैं और इनके अंदर कुछ चीजें स्टोर होती हैं और फिर वक्त आने पे ये चीजें को रिलीज करते हैं। इसमें ये जो वेजिकल्स हैं ये रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? अब न्यूरोट्रांसमीटर ही बेसिकली वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, जब मैं साइनेप्स आपको बताऊंगा तो इसके अंदर इसका रोल है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स आपको ये बात? अब इसका स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी को देखते हैं कि इंपल्स इसके अंदर ट्रेवल कैसे होती है। मैं स्टूडेंट्स पहले भी आपको ये बताता हूं कि जब आप इस लेक्चर को देख रहे होते हो तो अपने साथ स्लाइड्स के ऊपर बेशक लिख लिया करो या अपने एक क्लीन नोट्स बनाया करें। जब आप अपने अल्फाज में, जो मैं उर्दू में बोल रहा हूँ वो आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके अपनी अल्फाज में लिख दो या उर्दू में लिख दो। तो उससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम के लिए बैठोगे या आपको बाद में कंसेप्ट अपना क्लियर करना है, तो आपकी अपनी राइटिंग में जो चीज़ें लिखी होंगी वो आपको एकदम से माइंड में आ जाएंगी। सो अपने नोट साथ साथ बनाया करें। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये जो डेंड्राइड्स हैं ये आपकी स्किन के अंदर घुसे हुए हैं। मैं थोड़ी स्पेस, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे ये आपकी एक मसल है। ठीक है, क्या है जी? मसल है। मिसाल के तौर पे ये जो डेंड्राइड्स हैं ये इस मसल के अंदर पेनिट्रेटेड है। क्लियर? यहां से एक इंपल्स आती है, इंपल्स नहीं सॉरी, स्टिमुलस। मिसाल के तौर पे इंजरी होगी इस मसल में, तो ये जो स्टिमुलस आया है, ट्रॉमेटिक स्टिमुलस जो आया है, ये जाएगा डेंड्राइड्स के अंदर। डेंड्राइट के अंदर आया, डेंड्राइड्स ने रिसीव किया और आगे भेजा बॉडी के अंदर। बॉडी का जो पार्ट है एक्सॉन हिल लॉक, ये स्टिमुलस जब एक्सॉन हिल लॉक तक पहुंच गया तो एक्सॉन हिल लॉक इस स्टिमुलस को कन्वर्ट कर देगा नर्व इंपल्स में।
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। तो इम्पल्स कहां पे जनरेट हो रही है? एक्सॉन हिल लॉक पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी इसी कंसेप्ट को ये घुमा फिरा कर सिनेरियो आपके देते हैं। और आपने फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम दिए हैं आपको अब बेहतर मुझसे पता होगा कि सिनेरियो किस तरह घुमा के देते हैं वो। सो ये कंसेप्ट क्लियर करें। ट्रांसमिट स्टिमुलस आया डेंड्राइट्स के पास आया, डेंड्राइट्स ने आगे बॉडी तक पहुंचाया। बॉडी का जो पार्ट है एक्सॉन हिल लॉक, इसने इस स्टिमुलस को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के अंदर, नर्व इंपल्सेस के अंदर। अब ये जो नर्व इंपल्स है ये आगे ट्रेवल कर रही है एक्सॉन के अंदर, एक्सॉन के अंदर ट्रेवल कर रही है, सीधा जा रही है। कहां पे पहुंच गई? एक्सॉन टर्मिनल के अंदर। एक्सॉन टर्मिनल के अंदर जब पहुंच गई यही नर्व इंपल्स, तो अब चूंकि एक्सॉन न्यूरॉन जहां पे एंड हो रही है, अभी पीछे दूसरी न्यूरॉन आएगी, तो दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट इसके साथ मर्ज होंगे। मिसाल के तौर पे ये दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं। कौन से डेंड्राइट्स? ये वाले डेंड्राइट्स। अब ये जो वेजिकल्स हैं, इन वेजिकल्स के अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। वो न्यूरोट्रांसमीटर इस न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं उन तक पहुंचाएंगे। किसको पहुंचाएंगे? इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को। फिर वो न्यूरॉन अगली न्यूरॉन तक सेम इसी तरह पहुंचाएगी। स्टिमुलस कहां पे आया? स्टिमुलस यहां पे आया, पहली न्यूरॉन के पास। पहली न्यूरॉन ने स्टिमुलस को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल इंपल्स के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे रन की, रन करके दूसरी न्यूरॉन के पास गई, और वहां पे कैसे गई? इन वेजिकल्स के अंदर जो स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके थ्रू रिलीज हुई। ठीक है, अब एक चीज मैंने और लिखी हुई यहां पे, साइनैप्स। साइनैप्स क्या है? ये जो न्यूरॉन है, पहली न्यूरॉन या कोई भी बॉडी की न्यूरॉन, ये दूसरी न्यूरॉन के साथ जब जंक्शन करेगी, मिलेगी, उसको हम साइनैप्स कहते हैं। एक न्यूरॉन, मिसाल के तौर पे ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरी न्यूरॉन है, ये दोनों जहां पे मर्ज हो रही हैं, ज्वाइंट कर रही हैं, इसको हम कहते हैं साइनैप, साइनैप्स। ठीक है, साइनैप्स दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है केमिकल साइनैप, एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल साइनैप। केमिकल साइनैप्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, केमिकल साइनैप्स का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये उसकी बॉडी है। इसी तरह एक और पीछे से दूसरी न्यूरॉन है जिसके ये टर्मिनल्स हैं, ठीक है, ये आगे उसकी बॉडी है। क्लियर है? अब इसके जो डेंड्राइट्स हैं ये इसके टर्मिनल के साथ जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन के। उसके डेंड्राइट अगली टर्मिनल के साथ जुड़े हुए हैं, एक्सॉन टर्मिनल के साथ। अब ये जो रीजन आप देख रहे हो बीच में, दिस इज कॉल्ड साइनैप, जहां पे ये दोनों जंक्शन करते हैं, इसको हम साइनैप कहते हैं। एक है केमिकल साइनैप। केमिकल साइनैप का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये जो दोनों एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट ऑफ दिस न्यूरॉन, ये दोनों डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है आपस में, बल्कि इनके दरमियान कुछ फासला होगा। ठीक है, हम इसको दरमियान फासला लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास बॉडी होगी, ठीक है, और इसके ये टर्मिनल्स हो गए। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट नहीं है। अब इसके अंदर से जो वेजिकल्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे रिलीज होंगे, और इसके बाहर केमिकल है, फ्लूइड है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इन वेजिकल से रिलीज हुए हैं वो जाएंगे इसके अंदर, ये जो केमिकल है, ये जो साइनैप है, इसके अंदर जब जाएंगे तो यहां से ये जाएंगे इसकी डेंड्राइट्स में। तो ऐसे सिग्नल, इसका सिग्नल इसके अंदर पहुंचेगा, इसको हम कहेंगे केमिकल साइनैप। यानी कि इसके अंदर जो इंपल्स यहां से यहां तक आ रही हैं ये केमिकल के थ्रू आ रही है। कौन सा केमिकल? ये जो फ्लूइड बाहर दिख रहा है आपको, ये जो केमिकल है इसके थ्रू इस तक आ रही है। तो ऐसे को हम केमिकल साइनैप कहते हैं, और ये केमिकल साइनैप स्लोअर होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनैप, वो मैं आगे बताता हूं आपको। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया इसमें कौन इन्वॉल्व है? न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास, अच्छा, यूज्ड न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अंदर हम न्यूरोट्रांसमीटर का यूज करते हैं मोस्ट कॉमन इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर
जो आपका ब्रेन है इसके अंदर मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर जो होते हैं वो ये वाले साइनैप होते हैं, केमिकल साइनैप्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, इसका इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी फॉर्म में केमिकल साइनैप्स होते हैं। फिर ये जो जो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती है आगे इस से इस तक, वो थोड़ा स्लो होती है, इतना स्लो भी नहीं होती लेकिन स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकले हैं, केमिकल के अंदर आए हैं, केमिकल से ट्रैवल करके ये डेंड्राइट्स के अंदर आए हैं, डेंड्राइट से ही फिर आगे जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, अब हम दूसरे साइनैप को देखते हैं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ साइनैप वगैरह, ये आपके टॉपिक के अंदर है, ठीक है, आपकी स्लाइड्स के अंदर है, लेकिन मैं चूंकि अपने अकॉर्डिंग इसको तरतीब दे रहा हूँ तो इस वजह से मैं न्यूरॉन के साथ ही साइनैप्स को भी क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, ये उसके एक्सॉन टर्मिनल्स आ गए हैं, ये इसके डेंड्राइट्स आ गए हैं। अब ये दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ये दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब यहां से इंपल्स आई, ये एक्सॉन हिलॉक है, यहां से इंपल्स जनरेट हुई, नोड ऑफ रेनवीर जिसका मैं आपको बता रहा था कि मैं आगे आपको बताऊंगा, ये इंपल्स जंप करती है, ये इंपल्स एक नोड ऑफ रेनवीर से जंप की, दूसरे पे आई, तीसरे पे आई, चौथे पे आई, पांचवें पे आई, इस तरह ये नोड ऑफ रेनवीर पर जंप करते करते आगे आती है। जंप करने के साथ साथ डायरेक्ट ये इसके अंदर आ जाती है। सो इसकी ट्रांसमिशन इसके अंदर आने के लिए फास्टर होती है, जल्दी होती है एज कंपेयर टू केमिकल साइनैप। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल साइनैप जिसके अंदर दो न्यूरॉन्स डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इनका ये जो जंक्शन है इसको हम एक ब्रिज कह देते हैं। मतलब कि दो रोड होते हैं ना, दो रोड, उन दो रोडों के दरमियान मिसाल के तौर पे एक नदी जा रही है, तो उन दोनों को हम कैसे कनेक्ट कर देते हैं? एक ऊपर ब्रिज लगा देते हैं, तो इसको हम कहते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन, ये हमारे पास जो ब्रिज है जो इन दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रहा है उसको हम गैप जंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे आपका जो न्यूरॉन का सिस्टम है वो क्लियर होता है। नर्वस सिस्टम को हमने पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन को देखा है, उसकी क्लासिफिकेशन को देखा है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब हम थोड़ा सा न्यूरॉन की जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू माइलिन शीट, अकॉर्डिंग टू शेप एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन, हम इसकी डिवीजन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ नर्व को पढ़ते हैं, हम नर्व की क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि नर्व की क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग नर्व की कितनी क्लासिफिकेशन है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास फंक्शन के अकॉर्डिंग तीन नर्व्स हैं। एक है सेंसरी, एक है इंटरन्यूरॉन, एक है मोटर। सेंसरी वो नर्व जो आपकी बॉडी से लेकर आपके ब्रेन तक इंपल्स पहुंचाती है, उसको हम सेंसरी नर्व कहते हैं। सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन और नर्व के अंदर क्या फर्क है स्टूडेंट्स? न्यूरॉन्स सिंगल न्यूरॉन, एक सेल, एक न्यूरॉन को हम न्यूरॉन कहते हैं। वही जब मिक्सअप होती हैं, इकट्ठी होती हैं, मतलब बहुत सारी नर्व होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, तो वो एक नर्व को बनाती हैं। जिस तरह आपकी क्रेनियल नर्व निकलती है, आपकी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, वो नर्व क्या होती हैं? वो आपकी यही न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, तो सिंगल यूनिट जो हमारे पास होती है वो न्यूरॉन होती है, और उसकी जब बहुत सारी कॉम्बिनेशंस होती हैं तो वो एक नर्व बन जाती है। ठीक है, तो एक हमारे पास कौन सी होगी? सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी नर्व और सेंसरी न्यूरॉन एक ही होती है, मतलब जो बॉडी की पेरिफेरी से लेकर ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंचाती है उसको हम सेंसरी कहते हैं। फिर दूसरी एक और हमारे पास होती है मोटर। मोटर जो ब्रेन से लेकर बॉडी तक पहुंचाते हैं रिस्पॉन्स, उसको हम कहते हैं मोटर नर्व। अब इनके दरमियान होती है इंटर न्यूरॉन, जो सेंसरी से ऊपर लेकर आई ब्रेन तक, ब्रेन के अंदर इसने परसीव किया, इसको डिटेक्शन की, और एक आइडिया जनरेट किया या कुछ भी इसने जनरेट किया जो उसने वापस भेजना है, तो वो वापस इसने इंटर न्यूरॉन ने किसको भेजना है? मोटर नर्व को। मोटर नर्व ब्रेन से लेकर आपकी बॉडी तक आएगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास माइलिन शीट के अकॉर्डिंग कुछ क्लासिफिकेशन है, जिसमें एक माइलिनेटेड है, एक अनमाइलिनेटेड है। माइलिनेटेड हमने पढ़ लिया है कि जो हमारे पास माइलिन शीट जिस पे लगी हुई होती है वो हमारे पास माइलिनेटेड होते हैं, और वो फाइबर नर्व के जिनके ऊपर माइलिन शीट नहीं लगी होती, माइलिन शीट नहीं लगी होती, वो अनमाइलिनेटेड होते हैं।
माइलिनेटेड जिसके ऊपर माइलिन शीट लगी हुई है, अनमाइलिनेटेड जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं लगी हुई। और ये कौन सी क्लासिफिकेशन है? अकॉर्डिंग टू माइलिन शीट। फिर तीसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास स्टूडेंट आती है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर आप समझते हो ना, जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 5 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले ए पोलर। ए पोलर का मतलब होता है जिसके अंदर ना एक्सॉन हो ना डेंड्राइट्स हो, उसको हम कहते हैं ए पोलर न्यूरॉन। जिस तरह आप यहां पे देख रहे हो, सिर्फ इसकी बॉडी है और इस बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, इसको हम कहेंगे ए पोलर न्यूरॉन, जिसके अंदर ना डेंड्राइट्स होते हैं ना एक्सॉन होता है, इसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर प्रोसीजर नहीं होता, प्रोसेस का मतलब है ये इसकी एक्सॉन है मिसाल के तौर पे, ये इसका एक प्रोसेस है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये इसका दूसरा प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब ये है, ठीक है। तो इसके अंदर ना एक्सॉन वाला प्रोसेस होता है ना इसके अंदर डेंड्राइट प्रोसेस होता है, तो ये सिंपल होता है, इसके अंदर सिर्फ बॉडी होती है। दूसरा यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब होता है एक बॉडी है और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन है। मिसाल के तौर पे ये बॉडी वाला पार्ट है तो इसके साथ एक एक्सॉन है, इसको हम कहते हैं यूनिपोलर। हैव सिंगल शॉर्ट प्रोसेस, वन एक्सॉन वन बॉडी। एक बॉडी तो है ही है, एक इसका प्रोसेस कौन सा है? एक्सॉन वाला, ठीक है। इनपुट आउटपुट थ्रू एक्सॉन फॉरवर्ड टू एम्ब्रियो। अच्छा, इनपुट और आउटपुट इसी एक्सॉन से आएगा, ये जो मैंने आपको पास बनाई हुई है, यहीं से इसका इनपुट भी आएगा, यहीं से इसका आउटपुट भी जाएगा। जो इंपल्स के अंदर आनी है वो इसी एक्सॉन से आएगी, जो इंपल्स से वापस जानी है इसी एक्सॉन से जाएगी। इसको हम कहते हैं यूनिपोलर, ठीक है, जिसके अंदर एक बॉडी है और साथ में एक प्रोसेस है जिसको हम न्यूरॉन एक्सॉन कहते हैं। और ये कहाँ पे मोस्टली फाउंड होती है? एम्ब्रियो के अंदर, जो फीटल लाइफ होती है ना, बच्चे की जो मदर के वोम के अंदर जो लाइफ होती है, उसके अंदर चूंकि वहां पे प्रॉपरली जनरेटेड नहीं होते न्यूरॉन्स, तो उसके अंदर हमारे पास ये फाउंड होती है। दूसरा बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब ये होता है जिसके अंदर एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, यानी कि दो प्रोसेस हो गए, ठीक है। एक एक्सॉन जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स हमारे पास होती है, इसको हम कहते हैं बाइपोलर, ठीक है, जिसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपकी जो जो नेजल एपिथेलियम है, ये जो नेजल कैविटी है, इसके अंदर जितनी भी एपिथेलियम है वहां पे बाइपोलर न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, ठीक है। ओल्फेक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व होती हैं, सही है। दूसरा, आपकी जो आई की रेटिना है, आपकी ये जो आई है, आई की रेटिना है, जो लेयर्स है ना हमारे पास, आई की 3 लेयर्स हैं, उसकी जो थर्ड लेयर है उसको हम रेटिना कहते हैं। तो वो जो रेटिना है उसके अंदर भी बाइपोलर न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, ये एक बॉडी है, ये इसका एक प्रोसेस है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, ये इसका दूसरा प्रोसेस है जिसको हम डेंड्राइट कहते हैं। चौथी जो क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, वो है हमारे पास वन एक्सॉन स्प्लिट हो जाती है, कहां पे? 2 ब्रांचेस के अंदर। मिसाल के तौर पे ये उसकी एक वो है, ये उसकी बॉडी है, इससे निकल रही है एक एक्सॉन। अब ये एक एक्सॉन फर्दर जाकर 2 ब्रांचेस के अंदर स्प्लिट हो रही है, इसको हम कहते हैं पेजुडो यूनिपोलर। पेजुडो का मतलब होता है कि वो जिसकी प्रॉपर समझ ना आ रही हो कि ये यूनिपोलर है या बाइपोलर है। सो इसकी है ये यूनिपोलर, मतलब यहां से इसकी एक न्यूरॉन एक्सॉन निकल रही है, मगर अगर आगे जाकर इसकी फर्दर डिवीजन हो रही है, 2 ब्रांचेस के अंदर ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम पेजिडो यूनिपोलर कहते हैं। तो ये हमारे पास वन फॉर इनपुट एंड सेकंड फॉर आउटपुट, एक से ये इनपुट लेती है और दूसरे से ये आउटपुट देती है। और ये मोस्टली आपका ये जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है ना, ठीक है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डॉर्सल जो रूट ऑफ गैंग्लिया होते हैं, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये वाली नर्व न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मल्टी पोलर न्यूरॉन्स होती है, जो कि मेजॉरिटी आपके सीएनएस और आपकी पेरिफेरल पे पाई जाती हैं। जो वही जो हमारे पास न्यूरॉन है जो हमने पहले स्ट्रक्चर्स पे पढ़ी है, तो उसको हम मल्टीपोलर कहते हैं, ठीक है। इसमें सिंगल एक्सॉन होती है और बहुत सारे टू मच डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जिस तरह हमने पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ये सारे डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। और ये उसकी एक्सॉन है, ये उसका एक्सॉन टर्मिनल्स है। तो मेजॉरिटी फाउंड इन सीएनएस और पेरिफेरल के अंदर भी ये पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नर्वस सिस्टम पार्ट 1, जिसके अंदर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन को पढ़ा है, हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ा है, हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को पढ़ा है, साइनेप्सिस को पढ़ा है। नेक्स्ट
पार्ट के अंदर इंशाल्लाह हम ब्रेन को पढ़ेंगे। ब्रेन की जितने भी फोरहेड है, मिड ब्रेन है और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन है, इसके अंदर जितने स्ट्रक्चर आते हैं उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। इससे अगले यूनिट के अंदर अगले लेक्चर के अंदर फिर हम स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स को पढ़ेंगे। उससे अगले में फिर हम वेंट्रिकल्स और सीएसएफ को पढ़ेंगे। तो इसके मज़ीद मैं आपकी स्लाइड्स में देखूँगा कि अगर कोई और टॉपिक हुआ, उसको भी हम अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हम पढ़ते जाएँगे। सो आई होप सो कि आपको नर्वस सिस्टम के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, न्यूरॉन के बारे में कंसेप्ट क्लियर होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।